हेलो, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? मतलब राज्य है, उसकी राजधानी पूछ रहा है। तो उसके ऑप्शंस है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका राइट ऑप्शन है, इसे सब जानते हो, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। अब ये भी पूछ सकता है, राजस्थान जो राजधानी है राजस्थान, उसको किसने बसाया था, किस राजा ने उसको बनाया था? तो राजस्थान की स्थापना किसने की थी? राजा जय सिंह ने, राजा जय सिंह ने। और इसे कौन सा शहर कहा जाता है? इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और इस राज्य को किसने बसाया था? तो राजा राज सिंह ने बसाया था। इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहते हैं तथा पूर्व का पेरिस कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पूछ रहा है, राज्य राजधानी, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, राम मंदिर के निर्माण से, हवाला कांड से, बिहार के चारा घोटाला से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। लिब्राहम जांच किस लिए हुआ था? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़। अब भारत सरकार जो 1992 में अध्यक्ष थे, तो उस टाइम लिब्राहम जांच कमीशन चालू हुआ था। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा था, विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के तोड़फोड़ में यह आयोजित किया गया। लिब्राहम जांच कमीशन की स्थापना की गई। किस लिए? बाबरी मस्जिद की जो तोड़फोड़ हो रही थी, उसी की जांच के लिए लिब्राहम जांच कमीशन बनाई गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देखिए, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। अब ये समझेंगे सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस होता क्या है। अब 20 मार्च 1927 को, मतलब क्या 20 मार्च 1927 को महार चौरार तालाब प्रतिबंध मुक्ति की स्मृति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब क्या है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस? क्या है? जो 20 मार्च 1927 को ही ये महार चौहार तालाब में प्रतिबंध मुक्ति के लिए स्मृति में भारत सरकार ये घोषणा किया था कि सभी लोग 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको? मतलब जो राष्ट्रीय दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, मतलब नेशनल या स्टेटिकल दर्जा देने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को, मतलब नेताओं को। तो संसद है, मतलब पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को, चुनाव आयोग को, या सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका कोई भी क्वेश्चन होगा जो भी राजनीतिक दल से आएगा तो उसका कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में, चाहे चुनाव आयोग इसका कुछ भी करेगा। जो भी राजनीतिक दल रहेगा उसका कोई भी काम चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग जितना भी काम करे। अब यह कब बोला गया था? अब तो ये समझ में आया, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो न संसद को प्राप्त है, न राष्ट्रपति को प्राप्त है, न सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को प्राप्त है किसको? चुनाव आयोग को। ठीक। अब यह कब होता है? किस अनुच्छेद? देखिए, बताया गया है अनुच्छेद 324 में। क्या बताया गया? अनुच्छेद 324 में देश का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या संसद हो, संसद का दोनों सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, दोनों सदन मिलकर तथा राज्य विधान मंडलों में एकल अथवा दोनों सदस्यों की संख्या में
संख्या में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया और तंत्र का अध्यक्षण करने एवं अन्य संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए निर्वाचन आयोग नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना संबंधी विधेयक उपबंध किए गए। अब इस बात को समझना है, मतलब क्या, भारत के संविधान 1924 में, भारत के संविधान अनुच्छेद 324 में क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, संसद का दोनों भवन, उच्च सदन निम्न सदन दोनों, या विधानमंडलों में दोनों सदन में निर्वाचन करने की प्रक्रिया, मतलब किसी भी पार्टी को निर्वाचित करने की प्रक्रिया और इसका कोई भी देखरेख का काम हो तो वो कौन करेगा, वो चुनाव आयोग करेगा। समझ में? जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होगा वो कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अनुच्छेद 324 में स्पष्ट कहा गया है, मतलब अनुच्छेद 324 में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य मंडलों के सभी निर्वाचनों के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचनों के लिए अधिवेशन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति होगी। राष्ट्रपति चुनाव आयोग कोई भी काम कर सकता है, वो राष्ट्रमंडल के सभी निर्वाचनों और राष्ट्रपति के पद के लिए भी निर्वाचित कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल को मान्यता देता है। समझ में? जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी काम हो, क्या करेगा, चुनाव आयोग करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से? अब मौलिक कर्तव्य किसे होता है? मानव को मौलिक कर्तव्य आप किसे कहते हैं? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं उसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। जो हमारा अधिकार है, जो हमें भारत के संविधान से प्राप्त हुआ है, वही अधिकार मौलिक। अब हमें बताना है हमारा इसमें से मौलिक अधिकार कौन? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, मतलब न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान देना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। अब न्यायपालिका वो से कार्यपालिका को अलग तो हम नहीं कर सकते। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव को कौन अलग करेगा? चुनाव आयोग करेगा या भारत का राष्ट्रपति करेगा, पहली बात वो। उसके बाद बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य, हम लोग तो शिक्षा नहीं देंगे, मुफ्त या अनिवार्य, तो वो कौन देगा? वो भी भारत का राष्ट्रपति ही देगा, मतलब भारत की सरकार ही देगी। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। अब छुआछूत की परंपरा हम एक आदमी से मिलकर छुआछूत की परंपरा तो खत्म नहीं होगी, तो ये भी भारत का सरकार ही करेगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमको कौन अधिकार दिया? हमारी मिलीजुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है महत्व। अब तो हम संस्कृति है तो उसको तो हम लोग, वो तो सरकार आके उसको साफ सुथरा नहीं करेगा, संस्कृति को अच्छे से नहीं रखेगा, वो तो हम लोग का काम है ना, से अपनी संस्कृति को बचाए रखना, अपनी विरासत को संभाल के रखना, उसको महत्व देना। तो हमारा कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। अब जितना था वो सब भारत का काम है, लेकिन हमारा एक काम है, भारत की सरकार का काम है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारी जो भी संस्कृति है उसको समृद्ध विरासत करना, उसको संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना। हमें अपने देश में कूड़ा कचरा नहीं फैलाना, अपने देश को साफ सुथरा रखना, ये हमारा काम है, मौलिक कर्तव्य हम लोगों का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, किस प्रकार का है? अब पूछ रहा है जो बाबरी मस्जिद या राम भूमि निर्माण जो हुआ तो किस प्रकार का थे? इसके ऑप्शन है परमादेश याचिका, स्वतःविधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्व का दावा, न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है स्वतःवाधिकार मुकदमा। अब जो बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर विवाद, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय मतलब लखनऊ में होता है। यह स्वतःवाधिकार मुकदमा का प्रकार है। तो सब अपना अपना, हिंदू मुस्लिम अपना अपना अधिकार है। वो बोल रहे, मुसलमान बोल रहे बाबरी मस्जिद बनेगा, तो हिंदू बोल रहे क्या, राम मस्जिद बनेगा, इसलिए ये विवाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब तो ये पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब इसमें क्या पूछ रहा है, कहाँ के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो कहाँ के था? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से,
बिहार से, तमिलनाडु से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिहार से थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ के थे? बिहार के थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में, सारण जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1883 को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? सारण जिले के जीरादेई में। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। समझ में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? जीरादेई नामक गांव में रहते थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है, मतलब प्राइवेट कॉलेज का नाम पूछ रहा है। भारत के प्रथम निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम तो इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैत्री सूचना विश्वविद्यालय, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, AITU। भारत में जो प्रथम निजी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम है तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? जो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1985 में। संसद के अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ और विकास तथा इन प्रणाली के समय और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अब ये भी पूछ सकता है भारत के प्रथम निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 1985 में हुई। और किसके अंतर्गत हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति के अंतर्गत, इंदिरा गांधी के अंतर्गत हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और उसके विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब क्या है, विश्व का पूछ दिया, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता, वो विश्व था या राष्ट्रीय उपभोक्ता पूछ रहा था। 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना, और ये एक हफ्ता का होता है, एक सप्ताह का होता है, एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और ये एक सप्ताह के लिए होता है, 24 से 30 दिसंबर तक के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकलांगों के लिए ओलंपिक माना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक क्या माना जाता है? सिपिलिम्पिक्स के रूप में, कोम्बिफ्लिक्स के रूप में, एडिमलिक्स के रूप के में, और उसके बाद एबिलिपिक्स के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एबिलिम्पिक्स के रूप में। एबिलिम्पिक्स के रूप में विकलांगों के लिए ओलंपिक एबिलिम्पिक्स के रूप में माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसके ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मतलब अभी का क्या है? पटना है। पहले क्या था? पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और अभी क्या है? पटना है। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पटना में आयोजित की गई थी। और वो भी कौन सा? तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन की थी। कहाँ? पटना में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्र ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक मिनट देख लीजिए, मोगली पुत्र तिस ने।
मुगली पुत्तिस ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुगली पुत्तिस ने की थी। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसके ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कण्व। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। अब शुंग वंश कब से कब तक शासन किया था? 185 ईस्वी से 73 ईसा पूर्व शुंग वंश ने शासन किया, और उसके बाद कण्व वंश ने 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। अब यही पूछ सकता है शुंग वंश का शासनकाल कब से था? तो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। उसके बाद कण्व वंश ने 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया, और इसका कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है बाण भट्ट ने, चंद्र बरदाई ने, हरिसेन ने, कालिदास ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कालिदास ने लिखी थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे? तो कालिदास थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा था। ये भी पूछ सकता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? कालिदास को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? इसके ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर ध्यान दिया गया है? राजनीतिक नीतियों पर ध्यान दिया हुआ है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति है। वो जो मौर्य काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के भी नाम से जाना था। ये भी पूछ सकता है कौटिल्य को किस किस नाम से जाना था? विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर केंद्रित है। जो भी कौटिल्य लिखा था, कौटिल्य वो राजनीतिक नीतियों पे था, और इसको किसने लिखा था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और ये कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हो गया। और सैयद वंश ने कब अपना शासन स्थापित किया? तो 1414 ईस्वी में। इसका ये भी मतलब हो सकता है तैमूर कब हारा? मतलब तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन हो गया था? सैयद वंश के। और सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। मतलब निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, सबसे ज़्यादा गुलाम थे? जिसके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक का शासन काल कब से कब तक था? 1351 से 1388 उनका शासनकाल रहा। फिरोज तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? ये भी लिख देते 1351 से 1388। 1351 से 1388 तक फिरोज तुगलक का शासनकाल रहा, और इसमें सबसे अधिक गुलाम कितने गुलाम थे? देखिए
1,80,000 गुलाम थे। इसमें सबसे ज़्यादा गुलाम कितने थे? 1,80,000। ये ऐसे डॉट है, 1,80,000। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। वो जो गुलाम थे उसके लिए एक विभाग भी खोला था जिसका नाम क्या था? दीवाने बंगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। अब पता चल गया सबसे ज़्यादा गुलाम कहाँ थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान भेजा? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान भेजा? तो इसका ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने ही अंग्रेजों को व्यापार में मदद करने के लिए एक फरमान भेजा था। अब ये भी देखते हैं कैसे कैसे हुआ था उस टाइम में। फर्रुखसियार थे। अब 1717 की बात है। अंग्रेजों द्वारा जॉस सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल फर्रुखसियार के दरबार में भेजा गया। फर्रुखसियार के दरबार में क्या भेजा गया? एक दूत भेजा गया। इस दूत मंडल ने विलियम हैमलेट नामक सर्जन तथा ख्वाजा सुईद नामक अर्मेनियन दुभाषियों भी शामिल था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार को एक खतरनाक बीमारी से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह द्वारा एक शाही फरमान जारी कर अंग्रेजों को 3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने संबंधी प्राप्त विशेषाधिकार और मजबूत हो गया। एक इतिहासकार द्वारा इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्नाकर्ता भी कहा गया था। फर्रुखसियार को क्या कहा था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मैग्नाकर्ता भी कहा जाता है। तो समझ में आया निम्नलिखित मतलब किस मुगल बादशाह अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फर्रुखसियार ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? अब ये भी है, मतलब ये सुल्तान जो था बेरोजगार, जो भी जिसके पास काम धाम नहीं था उसको काम दिलवाया। तो इसके ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेर शाह सूरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक, जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। उसने सभी गुलामों को रोजगार भी दिलवाया था। अब फिरोज शाह तुगलक को धर्मांध एवं असहनीय शासक मानते, क्योंकि परंतु उन्होंने रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण मतलब बेरोजगार को रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। उनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उन्होंने कौन कौन नगरों को बसाया था? हिसार, फिरोजाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओहो, यहाँ पे अथी हो गया, मतलब 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह। तो उसमें तो बताया था क्या हुआ था। उसमें सैनिक मंगल पांडे ने विरोध किया था कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए वो विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को किस कवि ने, उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मालिब ने उस टाइम देखा था। मिर्ज़ा, उसके बाद ये मालिब नहीं है, यहाँ पे गालिब होगा, गालिब। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था, गालिब ने। और मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु कब हुई थी? 1869 को ईस्वी को हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु कब हुई थी? 1869 को। मतलब वो 1857 का विद्रोह भी देखा। अब विद्रोह देखने के बाद कितने साल के बाद वो मर गया? 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई विद्रोह देखने के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर बने रहें।